प्रदेश में वर्षा ऋतु हो गया था, ग्रीष्म ऋतु भी हो गई थी, अब शीत ऋतु बचा है। 3 ऋतुएं होती है उत्तर प्रदेश में। शीत ऋतु शीत ऋतु का जो ड्यूरेशन उत्तर प्रदेश में माना गया है वह है नवंबर से फरवरी तक। नवंबर से फरवरी तक के काल को अर्थात क्या महीना हो गया? 4 महीना। 4 महीना। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी शुरू होता है नवंबर से और निरंतर इसका तापमान नवंबर से जैसे आगे बढ़ेगा ये तो क्या होता जाएगा, घटता चला जाएगा। तो प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा है अपने प्रदेश का? जनवरी। अपने प्रदेश का अब इस साल के अनुसार ना लेके चलो, इस साल तो ठंडे शुरू हो गए थे दिसंबर में, लेकिन औसत देखा जाता है तो सबसे ठंडा अपने प्रदेश का जो महीना होता है वह है जनवरी। अब इस ऋतु में प्रदेश के विभिन्न भागों में अलग अलग टेम्परेचर होता है। ऐसा नहीं है कि पूरे प्रदेश में टेम्परेचर एक ही समान रहे। तो इस ऋतु में दक्षिणी, पहाड़ी तथा पठारी क्षेत्रों में औसत अधिकतम तापमान दक्षिणी, पहाड़ी एवं पठारी। जब दक्षिण की पहाड़ी और पठारी उत्तर प्रदेश के बारे में बात कहा जाए तो आप लोग दिमाग में कौन सा है? बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड के जो जिले हैं चित्रकूट, झांसी, हमीरपुर, बांदा, इटावा, ये सब के सब यहाँ तक कानपुर तक भी उसका जो है लक्षण आता है। तो दक्षिणी पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र में अधिकतम तापमान कब? शीत ऋतु में अधिकतम तापमान जो अधिकतम तापमान होता है इस क्षेत्र में वो 28.3 डिग्री सेल्सियस 28.3 डिग्री सेल्सियस होता है। शीत ऋतु की बात हो रही। शीत ऋतु में जो बुंदेलखंडीय क्षेत्र है, जो पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र कहा जाता है प्रदेश का, वहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर जाता है 28.3 डिग्री सेल्सियस तक। यही क्षेत्र है कि गर्मी में भी यहीं पे सबसे अधिक टेम्परेचर होता है। और शीत ऋतु में इस क्षेत्र में न्यूनतम तापमान कितना होता है? अधिकतम तो 28.3 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम टेम्परेचर होता है 13.3 डिग्री सेल्सियस तक। न्यूनतम होता है 13.3 डिग्री सेल्सियस। मैदानी क्षेत्र में अधिकतम 27.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8.5 डिग्री सेल्सियस। मैदानी क्षेत्र। अब इस मैदानी क्षेत्र में क्या है कि अपने तराई से लेके सीधे आप चले जाओ जो है यमुना का वो यमुना पश्चिम में हम लिखवाए हैं। यमुना पश्चिम में क्या करती है? उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। ये पूरे का पूरा इस क्षेत्र को हम मैदानी क्षेत्र कहते हैं। इसलिए मैदानी क्षेत्र कहते हैं कि एक टेथी सागर वाला एरिया है। टेथी सागर वाला एरिया तो हम पूरा मानते हैं जी, जैसे कि हिमालय वाला सब
क्योंकि टेथी सागर के बीचों बीच से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। किस कारण से हुई है? प्लेट विवर्तनिकी घटना के नाते, क्योंकि एक प्लेट दूसरे प्लेट पर चढ़ने लगी। और यही कारण है कि हिमालय में जो भूतत्व वैज्ञानिक हैं वो कहते हैं कि हिमालय में अभी ग्रोथ हो रहा है हर साल 2 CM। हाँ, और कौन प्लेट किस प्लेट पे चढ़ रही है ये बताओ। पूरे ये जो ग्लोब है, धरती है, कितनी बिग प्लेट है? 17 बिग प्लेट है, बड़ी प्लेट। और छोटी प्लेटें कितनी? छोटी प्लेटें हमें जहाँ तक हम तो पढ़े 9 है शायद बिग प्लेटें, देख रहे हैं ना, क्योंकि हाँ बड़ी प्लेटें 9 है और जो छोटी प्लेटें हैं वो 17 या 18 है। तो 2 बड़ी प्लेटें आपस में चढ़ रही हैं। और वो कौन कौन प्लेटें हैं? एक इंडिया वाली है और एक चाइना वाली है। इंडिया का मतलब यूरेशिया वाली और इधर चाइना वाली। इन दोनों के एक दूसरे पर चढ़ने के नाते हिमालय, यही प्लेट टेक्टोनिक घटना हुई थी। और किस युग में हुई थी? बलित पर्वत किस युग में पैदा हुए? बलित पर्वत में हिमालय है और क्या है? नवीन भी है। नवीन बलित में वो नाम है एंडीज है। ये सब नवीन बलित पर्वत है। यहाँ तक राकीज भी नवीन बलित पर्वत है। और ये सब के सब उसी युग में हुआ। तो अभी पढ़ाया नहीं गया है? तुम लोग दोहराया नहीं। हाँ, बात सही है। मैं फिर कह रहा हूँ कि किताबों के पीछे भी आप लोगों के भागने का उम्र नहीं है। सर उतना बढ़िया से नहीं पढ़ाया गया, जैसे ये सर तो नहीं पढ़ाया, दूसरे वाले सर निकाल का बता दिए। अमित सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उतना ही तो कम से कम जानो। इतना तो जरूर लिखवाए होंगे कि प्लेट टेक्टोनिक घटना किस युग में हुई। अच्छे से पढ़ाए सर। नहीं सर, पढ़ाए सब कुछ पढ़ाए थे, कैसे हुई पढ़ाए थे, किस युग में हुआ ये जरूरी हो सकता है, भूल गए हो, लेकिन टीचर जो है टीचर बता दिए थे। अच्छा। जैसे हम लोग अपसेट भी हो जाते हैं और रिवीजन नहीं करते हैं, ये बात ही है। नहीं, आप लोग रिवीजन नहीं करते हो। एब्सेंट होना तो अपने क्लास का जो है ये बाएं हाथ का खेल है, उसमें कोई दुख की बात नहीं सर, मैं पूरा जाता हूँ, फिर आता हूँ, फिर भी आधा घंटा टाइम रहता है, तैयार होकर बिना खाए। तुम तो आ जाते हो, हम तो देखते हैं यहाँ पे भी वहाँ पे भी। लेकिन मैक्सिमम बच्चों के साथ जैसे कि क्लास का मतलब जानते हो क्या है? कोई बहुत ये नहीं है। भरपूर टाइम है ना, ये समझ रहे हैं। हम लोगों को याद है कि जैसे कि मैं ग्रेजुएशन किया था ये बरस से। तुम तो दिखते हो, ये बात है। जैसे कि हम लोग जो है, जो कॉमर्स से मेरा ग्रेजुएशन है, तो उसमें भी एक दिन का भी क्लास हम लोगों का मिस किसी का होता नहीं था। पूरा क्लास ओवरलोड चलता था। आज जहाँ से नौकरी मिलनी है, जबकि मान लो ग्रेजुएशन हम लोग दिमाग में था कि एक डिग्री नहीं मिलेगी। आज जहाँ से नौकरी पाना है, और ये भी है कि जब आदमी थोड़ा एज बढ़ जाता है तो समझदार हो जाता है। तो इस एज में क्लास को मिस कर देना, ये बताओ पढ़ाई से बहुत अधिक जरूरी कौन सा काम इस एज में आप लोगों के? कोई भी काम हो तो बताओ। लेकिन इस काम को जो है बच्चे गौड़ रखते हैं इस एज में। कल शादी है मेरे बहुत जिगरी दोस्त का, कल ही शादी है, और मैं बहाना कर दिया हूँ, छोटे वाले दादाजी पढ़ गए। ठीक है। 3 दिन absent रहे। ये बताओ, यदि ऐसा था नहीं तुम्हारे शादी में 9 जाने से शादी रुक जाएगी? लेकिन फिर भी हमको बहुत हर्ट हो रहा है सर, हमको रहना चाहिए। इसमें हर्ट नहीं होना चाहिए। जहाँ से अपना भविष्य बन रहा हो, तो वहाँ पे चलो। तो इस क्षेत्र में न्यूनतम जो है 13.3% होता है, और मैदानी क्षेत्र में अधिकतम 27.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8.5 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम 27.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8.5। एक इसमें लड़की पिछले वाले साल में पढ़ती थी, इस साल भी कभी कभी आई,
वो हफ्सा, अफसा अफसा हाँ खातून। हफ्सा खातून कभी कभी आती है, लड़की सही है। उसको जो है कुछ ABCD पता नहीं था, लेकिन वो 2 साल बस क्लास में आके बैठी एक काम करती थी, या कि गुरुजी कह दिए कि अगर जो जम्हाई ले लिए तो वो भी लिख लेती थी, उसको मतलब पूरा क्लास उतार लेती थी। सर रेगुलर आती थी। और रेगुलर एक भी दिन उसका जो है बाव नहीं जाता था। अब वह लड़की जब टेस्ट पहली बार लिया गया था तो -2 नंबर पाई थी, और उसकी ये कंडीशन है कि टेस्ट में तो कंटिन्यू उसका जो ग्रोथ हुआ है, ये कंडीशन है कि इस बार जो IAS का फॉर्म डाल के IAS के पीछे पड़ी हुई है। निकाल दी। तो ऐसे जैसे कुछ बोलती रहती, बस आएगी बैठेगी और लिखेगी। सबकी बात सुनती। अब कोई कुछ भी कर दे उसको कोई मतलब नहीं। अब देखो एक दिन हमसे वो फ़ोन की थी तो बात कर रही थी उस पर, क्या नाम है, बहुत बड़ा, बहुत इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा टर्म है इस समय, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। बजट से नहीं बजट से नहीं, देखो दिमाग में आया तो बता दें, उस पर बात कर रही थी। इसका मतलब कि वहाँ तक वो पहुँच रही है ना, तभी तो पूछ उस टर्म्स को समझे। तभी तो पूछ रही। हाँ? जब पढ़ेगा नहीं, तभी नहीं। तो फंसेगा सर, तभी तो वही क्वेश्चन बात। बनेगा। और हिंदी मीडियम से लिखती थी, अब नोट्स बना रही है इंग्लिश मीडियम से। ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी तक किसी भी तैयारी में बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मान लो अभी पढ़ने बैठ गए, एक दिन 16 घंटा पढ़ लिया, 2 दिन पढ़वे नहीं किए, तो ऐसे कुछ नहीं होता। तुम 6 घंटा पढ़ो, 6 घंटा से अधिक की डिमांड ही नहीं है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। 6 घंटा लेकिन कंटिन्यू, उसमें ये नहीं कि आज जन्मदिन है तो आज नहीं कल पढ़ लेंगे, किस दिन संडे है तो सब मस्ती करें हम भी मस्ती कर लें, ये नहीं। एक अपना जो है पंचुअलिटी होनी चाहिए, वही लोग सफल होते हैं। चलिए, प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान, ये तो है क्षेत्र में जो तापमान अधिकतम और अधिकतम तापमान होता है वह 27.2 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो न्यूनतम अधिकतम तापमान होता है, जो न्यूनतम तापमान होता है मैदानी क्षेत्र में वो 8.5। तो इसका मतलब कि प्रदेश के पठारी और पहाड़ी क्षेत्र जो हमारा जो है दक्षिण साइड में है, वहाँ का टेम्परेचर प्रदेश में कभी भी शीत ऋतु में भी हाई होता है, वर्षा ऋतु में भी हाई होता है, और ग्रीष्म ऋतु में तो हाई रहता ही रहता है। यदि क्वेश्चन बना दे कि प्रदेश के क्षेत्र वाइज कहाँ का टेम्परेचर अधिक होता है कहाँ का कम, तो सीधी जो है हमारा जो पर्वतीय और पहाड़ी और पठारी क्षेत्र जो बुंदेलखंड है वहाँ का अधिकतम होगा, चाहे शीत ऋतु हो, ग्रीष्म ऋतु हो या फिर वर्षा ऋतु। सर रीजन ये है कि वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। बस यही बात है, वह जो उसके एकदम नज़दीक है, वो नज़दीक है, एक कारण ये हो गया। और दूसरा ये है कि हिमालय जैसा उसका वहाँ उसके पास जो उतना ऊंचा कोई पहाड़ नहीं है। पर्वत का भी तो क्लाइमेट प्रभाव डालता है वो आगे चल के। और तीसरा रीजन क्या हो सकता है, वह मैदान नहीं है, वो नीचे जो है नीचे चट्टान है। यही कारण है कि जितना ट्रक पर गिट्टी देख रहे हो ना, ये सब कहाँ से आ रहा है, वही बुंदेलखंड क्षेत्र, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, वहीं से पहाड़ियाँ तोड़ी जा रही है छोटी छोटी। वो कब किसी ज़माने में बहुत ऊंचे पर्वत था वो, लेकिन जो एक पर्वत का प्रकार होता है भ्रंशोत्थ, जो उसका जो है भ्रंशन होना शुरू हो गया, और धीरे धीरे क्षरण होना शुरू हो गया, क्षरण होते होते जो है कम हो गया। क्योंकि हिमालय से पुराना पर्वत कौन सा है भारत में, विंध्य की पहाड़ी और अरावली की पहाड़ी। ये दोनों पहाड़ियाँ जो है जो कभी पर्वत थे लेकिन अब पहाड़ी के रूप में हो गए हैं, ये हिमालय से बहुत पहले के। और वहाँ तक हमारे टेथी सागर का किनारा जाता था। टेथी सागर बहुत बड़ा सागर था जहाँ पे हिमालय पैदा हुआ। चलिए, प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान लिखो, इतना बनाने के बाद नीचे लिखो। प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान, शीत ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर निरंतर कम होता जाता है।
निरंतर कम होता जाता है। अब क्लियर हुआ? दक्षिण से उत्तर की ओर निरंतर कम होता जाता है। प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी जिलों में जैसे मुजफ्फरपुर है, सहारनपुर है, ये सब जो ज़िले हैं, प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी जिलों में शीत ऋतु में, प्रदेश के उत्तर पश्चिमी जिलों में शीत ऋतु में औसत तापमान अन्य सभी क्षेत्रों से, चाहे वो पूर्वी क्षेत्र हो या दक्षिणी क्षेत्र हो, अन्य सभी क्षेत्रों से सबसे कम लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यदि अंदर जाकर क्वेश्चन में बना दे कि सबसे कम टेम्परेचर शीत ऋतु में कहाँ रहता है, तो प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। सबसे कम टेम्परेचर तो 8.5 डिग्री नहीं, तो ये जो है औसत है। औसत अगर इतना नहीं, औसत नहीं, जैसे कि वो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है न्यूनतम, यहाँ पे जो यहाँ अधिकतम 27.2 भी तो है। अब ये दोनों का औसत निकालोगे 27/8/2 करोगे, और यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस जो है औसत निकाल के दिया गया है कि सबसे कम टेम्परेचर वहीं रहता है। उत्तराखंड, आगे लिखो, उत्तराखंड में बर्फबारी होने पर इस क्षेत्र में ठंडी और बढ़ जाती है। उत्तराखंड में बर्फबारी होने पर इस क्षेत्र में ठंडी और बढ़ जाती है। नीचे लिखो, इस प्रदेश में तापमान के उतार चढ़ाव में उत्तर में हिमालय और दक्षिण में कर्क रेखा का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। उत्तर में हिमालय और दक्षिण में कर्क रेखा का अहम योगदान होता है। क्लियर हुआ? उत्तर में हिमालय के होने के नाते क्या होता है कि हमारे पश्चिमोत्तर क्षेत्र जो है दक्षिण की अपेक्षा ठंडा रहता है, और दक्षिण इसलिए गर्म रहता है क्योंकि कर्क रेखा के पास है। लेकिन सूर्य तो नीचे है एकदम, तो फिर कर्क रेखा के पास होने पे क्या फर्क पड़ेगा? सूर्य नीचे मतलब कैप्रिकॉर्न पे, ठीक है, मकर रेखा पे। ठीक है, मान लो कि सूर्य को एक टार्च मान लो, हाँ, मैं मानता हूँ कि सूर्य इस समय जो है ठंडी के महीने में इसकी रेखाएं हैं, ये आपका है कर्क, ये है मकर, ये है ना, यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे सूर्य है। तो सूर्य से जो रोशन आया, जो किरणें आई, वो ऐसे तिरछे आएंगे ना, तो यहाँ पे तो ये गर्मी कर ही रहा है। अब कहने का मतलब कि जो है यहाँ पे इतना दूरी पे तो क्या प्रभाव डालेगा, ये बताओ। ये जब जाएगा तिरछी, तो इसके ऊपर जब यहाँ पे मान लो कि उत्तरी छोर है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे उत्तरी छोर है उत्तर प्रदेश का, और यहाँ पे निचला छोर है उत्तर प्रदेश का, पास पड़ रहा है इसीलिए। तो ये उसकी अपेक्षा पास पड़ा कि नहीं? हाँ? एक क्वेश्चन, जैसे जो मुंबई जैसे शहर है, कोस्टल एरिया, हाँ? मतलब कुछ लोग रहते हैं तो वो बताते हैं कि ठंड बहुत कम पड़ती है, जैसे वो लोग टी शर्ट पे भी घूमते हैं। हाँ, वो लोग तो और वहाँ पे इतना जो है परिवर्तन नहीं होता है, जैसे ठंडी में बहुत अधिक ठंडी नहीं पड़ती। और टी शर्ट पे भी कभी घूमते हैं तो कैसे बताते हैं? तो इसका क्या रीजन? उसका रीजन है अधिकतम जलराशि का, अधिक से अधिक जलराशि का, क्योंकि वो कोस्टल एरिया, सागर का किनारा है। और ये भी जानते हो कि बहुत बड़े
स्तर पे जब पानी है उसको गर्म हुआ है तो ठंडा होने में भी टाइम लगेगा कि नहीं? तब तो सूर्य आ जाता है फिर गर्म करने के लिए। गर्मी में आती है। तो सर गर्मी में सूर्य तो गर्म कर देता है तो गर्म कर देता है तो पानी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेगा ना। स्थल की अपेक्षा कितना ही गर्म करेगा तो अभी वो ठंडा ही रहेगा पानी। अब पानी तुम जो है किसी पात्र वाले पानी से उसकी तुलना मत करो, महासागर है, सागर भी नहीं है, महासागर है। इतना जल्दी गर्म भी नहीं होगा। आप फिर जो है वाष्प उत्सर्जन भी तो वहाँ पे अधिक होगा। जब गर्म करेगा तो वाष्प उत्सर्जन होगा, तो वाष्प उत्सर्जन का मतलब वो वाष्प तसली में गर्म की हो पानी इतना गर्म नहीं होगा, ऊपर जाके एकदम ठंडा हो जाता है। अब तब तक जो है जो स्थलीय समीर जलीय समीर 12 घंटे में अपना जो दिशा चेंज ही कर लेती हैं। तो यही कारण है कि जो कोस्टल एरिया हैं वहाँ पे मौसम जो ठंडी और गर्मी में बहुत उतार चढ़ाव नहीं होता है। वहाँ पे अभी जो है जब जिस समय हम लोग यहाँ पे जैकेट पहन के टहल रहे हैं और रजाई ओढ़ रहे हैं, कोस्टल एरिया में क्या है, एक नॉर्मल चादर से काम चल जाएगा। एक ये हुआ। दूसरा क्या है कि महानगर जो कोस्टल एरिया में है उनकी आबादी बहुत अधिक है, ये सब चीज़ें। साथ में जब हम आबादी जहाँ रहेगी वहाँ उपभोग अधिक होगा तो वेस्ट मटेरियल भी निकलेगा। अब फिर कंपनियाँ आई हैं तो कुल मिला के जो है कहीं पे भी देखो कोस्टल एरिया गोवा वाला क्षेत्र जो है वहाँ पे सब चीज़ें थोड़ा कम है। पोल्यूशन एयर पोल्यूशन कम है। एयर पोल्यूशन तो अन्य में भी कम है, लेकिन वहाँ पे इस तरह की कंपनी बहुत अधिक नहीं है, बहुत बड़ा बसाव भी नहीं। फिर भी वहाँ पे मौसम क्या है, बहुत इधर अपने यहाँ की तरह से उतार चढ़ाव वाला नहीं। तो जल और स्थल का जो है आपस में टेम्परेचर का ही जो उतार चढ़ाव उसी के नाते बहुत अधिक वहाँ उतार चढ़ाव नहीं हो पाता। यही कारण है कि वहाँ पे बहुत अधिक ठंडी पड़ती है, न बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। लेकिन कोस्टल एरिया की एक डिमेरिट है, गर्मी के समय वहाँ पे क्या होता है, बहुत आपको जो है उस तरह की गर्मी तो नहीं पड़ेगी, लेकिन जैसे कि एक चिपचिपी टाइप की वहाँ गर्मी पड़ती है, ह्यूमिडिटी। हाँ, जैसे मुंबई का नहीं जानते, केरला में ये ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ किसी भी कोस्टल एरिया इधर समुद्र है और इधर पहाड़ है। हाँ शायद इसका इफेक्ट होता है। वही ना। तो वहाँ पे क्या है कि इस तरह की गर्मी जो है थोड़ा उबाऊ टाइप की गर्मी पड़ती है। अपने यहाँ तरफ पसीना नहीं बहेगा, जो भी होगा, लेकिन चिपचिपा टाइप का होगा। चलिए, तो अपने प्रदेश में क्या है, ज्यों हम किसी भी ऋतु में, चाहे ग्रीष्म ऋतु हो, शीत ऋतु हो या फिर वर्षा ऋतु, हम दक्षिण से ज्यों उत्तर बढ़ेंगे त्यों तो हमको जो है गर्मी का एहसास होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। और ज्यों जब हम उधर से लौटेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हम उल्टा बोल दिए। ज्यों दक्षिण से उत्तर बढ़ेंगे हमको टेम्परेचर गिरता हुआ मिलेगा, और जब आएंगे तो टेम्परेचर कंटिन्यू बढ़ता हुआ मिलेगा। उसके पीछे यही कारण है, जब हम उधर बढ़ते हैं इसलिए गिरता है कि हिमालय का प्रभाव है, क्योंकि हिमालय के ऊपर बहुत अधिक ग्लेशियर है, वहाँ की हवाएं भी इस क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। और जब उधर से हम नीचे आते हैं तो इसलिए बढ़ता है कि वो विषुवत रेखा के नज़दीक है, विषुवत कर्क रेखा के नज़दीक है, विषुवत रेखा तो बीचों बीच में। और जहाँ से जिस बेल्ट से विषुवत रेखा गुजरती है वहाँ पे देखो वहाँ की क्या विशेषता हो सकती है विषुवत रेखीय क्षेत्र की। जैव विविधता अधिक होगा और पेड़ पौधे, मानो पेड़ पौधे में वो भी विविध प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाएंगे। तापांतर ज़्यादा होगा, ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। वहाँ की जो समुद्रें हैं वहाँ पे पानी बहुत जल्दी गर्म होगा, और जब वो सूर्य की प्रभाव वहाँ पे कम होगा तब वो वर्षा कर देंगी। यही कारण है कि वो बेल्ट है। जैसे कि ये माना जाता है विषुवत रेखा से 5 अक्षांश ऊपर और 5 अक्षांश नीचे, ये 10 अक्षांश की जो पेटी है इसमें पर डे बारिश होती है। और बारिश कब होती है, शाम के समय नहीं। जैसे कि तीजहर जो अपने यहाँ कहा जाता है, कह सकते हो 3 से 5, इसी बीच में अब जो बारिश होगी ना, तो रोज जो बारिश होगी वो मूसलाधार बारिश होती है।
यही कारण है कि वहाँ पे जो विविधता, चाहे प्लांट में हो चाहे जीव में हो, विविधता पाई जाती है। महामारियाँ सबसे अधिक वहीं आती हैं और सबसे अधिक काले लोग, वहाँ के लोग काले हो जाते हैं। क्यों काले हो जाते हैं? पूरा हर एक समय वहाँ पे करते सूर्य के किरणों में रहने से एक शरीर में एक मेलानिन तत्व जो है डेवलप हो जाता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है शरीर की। मेलानिन की अधिकता ऐसे लोगों में होती है, जिसके नाते वो ब्लैक होते हैं और वो शरीर से मजबूत होते हैं, कर्मठ होते हैं। कैंसर से लड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है। हाँ, लेकिन और सबसे बड़ी बात, जहाँ पे मौसम इस तरह का रोज बन रहा है कि 3 से 5 के बीच में बारिश होगी और उसके बाद से एकदम इतना शानदार मौसम है, बारिश अपने आप एकदम बंद, फिर एकदम बढ़िया सदाबहार मौसम, बढ़िया। हाँ, तो इससे क्या होगा? जीव जंतु, वायरस, बैक्टीरिया, आदमी सब के सब अधिक से अधिक बच्चा पैदा करेंगे। मौसम सुहाना रहेगा। मौसम सुहाना हो गया। तो जब हम भी पैदा कर रहे हैं, बैक्टीरिया भी अधिक बच्चा पैदा कर रहे हैं, तो होगा क्या? महामारी होगी। यही कारण है कि इस बेल्ट में दुनिया का सबसे अधिक फर्टिलिटी है। 3.2 वहाँ प्रजनन दर है, 3.2 के हिसाब से प्रजनन दर है वहाँ पे, और मृत्यु दर वहीं सबसे अधिक भी है। जन्म दर भी अधिक है और मृत्यु दर भी अधिक है, क्योंकि जब तुम पैदा कर रहे हो तो बैक्टीरिया, वायरस को भी वो सुहाना मौसम मिल रहा है, वो भी पैदा करेंगे। अब उनका वो क्या है कि अब जो उनका ग्रोथ होगा तो हमारे आपके जो मानव के आपदा लेके आएंगे। यही कारण है कि जो भी ये, इसको छोड़ दो, क्या नाम है जो अभी आया था कोरोना, इसके पहले जो है ऐसे ऐसे बैक्टीरिया, वायरस वहाँ पे पैदा होते हैं, और जो भी महामारियों वाले बैक्टीरिया, वायरस हैं इसी बेल्ट से पैदा होते हैं। जैव विविधता अधिक होने के नाते, डेंस जंगल होने के नाते वहाँ विकास कम हुआ है। रोज बारिश होने के नाते वहाँ अवनालिका अपर्दन होता है। अवनालिका अपर्दन पढ़े हो? जैसे जहाँ पे बहुत रोज बारिश होगा और तेज बारिश होगा तो वो जल का बहाव तेजी से होगा, तो मिट्टी को काट काट के जो है खड्डा बना देती है, तो खेती लायक भी वहाँ जमीन नहीं बन हो पाती है। और उद्योग के लिए क्या चाहिए आपको? उद्योग के लिए 3 चीज़ें जरूरी है। बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, और क्या चाहिए? और ट्रांसपोर्टेशन, तो वही तो सड़क है। कच्चे माल की उपलब्धता। हाँ, कच्चे माल की उपलब्धता, ये 3 चीज़ें होनी जरूरी है। तो कच्चा माल, रॉ मटेरियल तो वहाँ है, ऐसा जो है आप वहाँ पे, उसके बाद से इन सब के साथ भी सरकार के पास पूंजी चाहिए। लेबर वहाँ पे हैं, चीपर लेबर हैं। चीपर लेबर का मतलब सस्ते मजदूर वहाँ पे मिल जाएंगे, सस्ते और मजबूत, टिकाऊ मजदूर। लेकिन एक चीज़ है वहाँ पे, रॉ मटेरियल भी है, लेकिन बाकी क्या है? जैसे कि रोड बनाने के लिए वहाँ की ज़मीन जो है बहुत उपयुक्त नहीं है। बनाया जा सकता है लेकिन बहुत अधिक पूंजी लगेगी। उसके बाद से क्या नहीं है? पैसा नहीं। सबसे बड़ी बात है वहाँ की सरकारों के पास जब ये सब चीज़ नहीं है, खेती होती का बहुत अधिक विकास नहीं हुआ है, तो इसलिए उसके पास राजस्व की कमी है। और राजस्व की कमी है तो इस तरह से जो है जहाँ का भूगोल इतना अगली है, इतना कुरूप है, तो ऐसे क्षेत्र में हम कैसे उद्योग लगा पाए? यही कारण है कि आज भी ये पूरा पट्टी जो है जनजातियों का ही बसेरा है। हंटिंग कल्चर चलता है और उसी में वो खुश है, उसी में मस्त भी रहते हैं। और वहाँ पे जब कोई मरता है ना तो अपने यहाँ की तरफ से बहुत शोक वोक नहीं मनाते हैं, क्योंकि वह दिन देखते हैं किसी को शेर मार दिया, किसी को भालू मार दिया। अब पता चले कंटिन्यू इधर जो है 1 वर्षीय योजना लगी हुई है, मतलब 1 वर्षीय या 9 मंथ वाली योजना, कि एक गया तो क्या, एक है अभी आ रहा है, निकलेगा पेट से। तो इसलिए कोई बहुत ये नहीं। चलिए
शीतकाल में आगे लिखो, शीतकाल में एक पतली कापी बनाया होता तुम लोग एकदम फ्रेश बढ़िया, और उस तरह के जो बनाया ये भी। ये तो रब कर दूँ। अच्छा, नहीं तो एकदम कायदे से बना लो, क्योंकि मैं ये इतना तो मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि इस तरह से तोड़ तोड़ के सिस्टमेटिक कोई उत्तर प्रदेश नहीं लिखवाएगा। चाहे यूट्यूब पे देख लो, चाहे कहीं देख लो। का बुक में कहाँ चलेगा, इसी को पढ़ो भाई। तुम इतना ही तो पढ़ के देखो, बस इतने से इसी को तैयार करो। बुक अभी लिखवा दें, बुक जा खरीद लोगे, हम जानते हैं कि रात में रख के सो जाओगे। ये सब चीज़ें तोड़ के बनाई गई हैं बुक से, ऐसा नहीं है कि हम उत्तर प्रदेश के जो है ज्ञाता हैं। कोई भी टीचर किताब से ही पढ़ाता है। चलिए, शीतकाल में भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से, शीतकाल में भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से, इस पर कल बार चर्चा हुई थी। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों, शीतकाल में भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों से कोस्ट में लिखो पश्चिमी विक्षोभ। इसी चक्रवात को पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। विक्षोभ को क्या कहते हाँ? हैं? डिस्टर्बेंस है। हाँ, विक्षोभ का डिस्टर्बेंस। जो अरब सागर में जो चक्रवात उठता है ना ठंडी के समय, उसी को हम कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। ठीक ना? तो पश्चिमी विक्षोभ कुछ अलग नहीं है, वो साइक्लोन ही है। पश्चिमी विक्षोभ कोस्ट बन के पाकिस्तान के रास्ते भारत में प्रवेश करने से, पाकिस्तान के रास्ते भारत में प्रवेश करने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। 10 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यही कारण है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रबी की फसल, अब रबी में जो फसल आते हैं, चना है, मटर है, गेहूं है, जौ है, बाजरा है। बाजरा तो उसमें होता है। रबी की फसल पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल के अपेक्षा उत्तर पश्चिम पे हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रबी की फसल दक्षिणांचल की अपेक्षा, पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल एवं मध्यांचल की अपेक्षा, मध्यांचल, पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल की अपेक्षा रबी की फसल पूर्वांचल, मध्यांचल एवं दक्षिणांचल की अपेक्षा अच्छी होती है। मान लो क्वेश्चन बना दिया कि रबी की फसल उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में सबसे अच्छी होती है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उसके पीछे कारण क्या, कथन कारण बना दिया। तो कारण क्या है कि पश्चिमी विक्षोभ जो पाकिस्तान के रास्ते प्रवेश करता है और हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तक भी बारिश करता है। अब पूछते, मान लो इंडियन जागृति में तो हम प्रदेश पढ़ रहे हैं, आगे हरियाणा, पंजाब, अर्थात जो ये बेल्ट है उत्तर भारत का जो पाकिस्तान से लगा हुआ है, यहाँ पे रबी फसल क्यों अच्छी होती है, तो उसके पीछे यही है कि ये ठंडी के समय, शीत ऋतु में अरब सागर में साइक्लोन बनते हैं, और वो साइक्लोन पाकिस्तान होते हुए हिंदुस्तान में प्रवेश करते हैं ना। तो उस साइक्लोन के नाते इस समय जो है बारिश होती है, और बारिश के नाते जो है रबी फसल अच्छी है। बारिश तक तो समझ में आ गया, साइक्लोन कैसे क्रिएट हो रहा है? जैसे हॉट एयर और
कोल्ड एयर मतलब आपस में मिलते हैं तो ये क्रिएट होता है। ये यहाँ पे कैसे हुआ? अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। भूमध्य सागर से रन करते हुए आ रहा है वो, अरब सागर में। अरब सागर में कैसे दो हवा कैसे मिली? नहीं, भूमध्य सागर में बन रहा है साइक्लोन। जब आगे बढ़ता है तो उसके बाद से जो अरब सागर से वो एनर्जी पा जाता है, एनर्जी पाता है तो आ जाता है पाकिस्तान में घुस जाता है, पाकिस्तान से हिंदुस्तान में, और अपने यहाँ तक पूर्वांचल तक, मानो पूर्वी एरिया तक आते आते उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। ये बात जब साइक्लोन जब पढ़ोगे अलग से तो साइक्लोन को जो है वो बताएं किस किस तरह से एनर्जी पा के कहाँ से जो है बढ़ता है और कहाँ से डाउन। जो तूफान को ही कहते हैं कि जो वाटर में डिस्टर्बेंस आता है उसको उसी को। वही तो, जब तूफान रहेगा तो जब स्थल पे चलेगा तो धूल उड़ाएगा, और जल में चलेगा तो पानी उठाएगा, यही तो करेगा, क्या करेगा। सब की तो एकदम इजी चीज़ है। देखो सिविल की तैयारी में जितने अपने आप को ग्राउंड लेवल से जोड़ लो क्वेश्चन उतने। जब ये बताओ, जब जिसको हम लोग कहते हैं बवंडर, अभी गर्मी में आता नहीं, जब फसल कट जाती है तो घूमता है, तो हम लोग जब छोटे थे तो कहते थे कि इसमें फंस जाएगा तो उड़ा ले जाएगा लेकिन उड़ा ले जाता है, लेकिन उतना एनर्जी ये धरती पे होता ही नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा घुरियाता है। और गांव में ये भी कहते सब भूत चल रहा है, हाँ? इस तरह से भी है, हाँ? देखा बड़ेरा, हाँ? तो ये सब चीज़ें जो है, अब जब देखो जब एक गोल गोल घूमता है तो किसको उठाता है? जो नीचे पत्तियां पड़ी है उसको जो है ऊपर उठाता है, धूल को ऊपर उठाता है, खूब तेज नाचता है। और जब यही कंडीशन सागर में जल के ऊपर बनेगा तो पानी को ऊपर उठाएगा ना। यही कारण है कि चक्रवाती बारिश में समुद्री मछलियाँ स्थल पर गिर जाती हैं, क्योंकि वो उठ के ऊपर चली जाती हैं, और उसमें कोस्टल एरिया माँ के जो उन सबके बारिश हो जाती है। पानी उठाता है कि चक्रवात घुमाता है? अरे यार, जब घुमाओगे तो पानी अपने आप उठेगा नहीं। गर्म हवा ऊपर जाएगी, उसके साथ पानी ऊपर। हाँ, वो बाल्टी लिया है थोड़ा ना, उसका नेचर ऐसा है। अब मान लो कि जब तुम पंप लगाते हो पानी खींचने के लिए, तो उसमें क्या, उसमें मेन रोल क्या है? जो पंखी होती है, पंखी जितने तेज नाचेगी उतनी ही तेज जो पानी ऊपर आएगा। तो उसी तरह से वो जितने तेज नाचेगा पानी भी नीचे से ऊपर उठना शुरू हो जाएगा, और जब ऊपर उठेगा कोस्टल एरिया में बारिश होगा, उस पानी के साथ जो है, अब छोटे स्तर पर ना समझो, वो समझो कि कई किलोमीटर की एरिया में सागर में वो नाच रहा है, तो बहुत अधिक पानी उठाएगा, और उसमें बहुत अधिक मछलियाँ भी उठ जाएंगी, तो कोस्टल एरिया में मछलियों में बारिश होने लगती है, पानी के साथ मछलियाँ भी गिरने लगती हैं। सर जो क्या कहते हैं अंगूर की फसल है, नींबू की फसल है, वो भी इस एरिया में ज़्यादा होती है। कहाँ पे? नहीं सॉरी, सिट्रस वाले जो नींबू की फसल है, हाँ, वो भी पंजाब और हाँ उधर वो तो मिट्टी का भी प्रभाव है, और इस तरह का जो है जो बारिश होता है इसका भी प्रभाव है, जिसके ठंडी में बारिश के प्रभाव है। हाँ, जो सिट्रिक फसल होती हैं, जो सिट्रिक फसल होती हैं वो भी जो है वहाँ पे अधिक होती हैं। चलिए, कहाँ तक थे? पाकिस्तान के रास्ते भारत में प्रवेश करने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। यही कारण है कि रबी की फसल यहाँ पे अच्छी होती है। ये बात सही कह रहा है, क्योंकि ठंडी के समय ही ये जैसे संतरा हुआ, नींबू हुआ, अंगूर हुआ, ये सब होते हैं, लेकिन इनके लिए केवल वही चीज़ नहीं चाहिए। साथ में जो है, जैसे मान लो अंगूर है, अंगूर की खेती सबसे अधिक कहाँ होगी? सर ये तो काले अंगूर सबसे ज्यादा अफगानिस्तान में होता है। अफगानिस्तान बड़े में। रहते हैं। काले ही नहीं, ये वाले अंगूर भी ऐसे वहाँ बड़े रहते हैं। उसी तरह से रास्तों के किनारे, जैसे कि अपने यहाँ टमाटर की राजधानी किसको कहा जाता है? किस शहर को टमाटर की राजधानी? मध्य प्रदेश में से अलग हुआ है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक जगह है लडोंग, ये पड़ता है जमशेदपुर के पास, हाँ, तो लडोंग को टमाटर की राजधानी कहा जाता है। हम वहाँ पे हम लोग छत्तीसगढ़ पीसीएस देने गए थे, तो वहाँ हम लोग गए थे, और इसी समय पर पड़ा हुआ था प्री का पेपर। ये समझ लो, रास्ते के किनारे जो अपने यहाँ दूब पसे रहती है, उस तरह टमाटर और लाल लाल फरे हैं, और वहाँ पे कुछ भी खाओगे, दाल भी खाओगे, कुछ भी खाओ, उसमें टमाटर जरूर रहेगा, इतना टमाटर डालते हैं। तो लडोंग को जो है टमाटर की राजधानी भारत में कहा जाता है। तो कुछ अपना स्पेशल क्लाइमेट धरती पे कहीं ना कहीं बन जाता है। तो हिंदू कुश पर्वत जहाँ पे है, वहाँ पे टमाटर, क्या नाम है, अंगूर के लिए
क्लाइमेट बहुत शानदार होता है। जम्मू कश्मीर में क्या है, घाटी वाले एरिया में सेब है, हिमाचल प्रदेश सेब है, अब जो है थोड़ा बहुत खेती शुरू हो गई उत्तराखंड में भी सेब की, ऊंचाई वाले एरिया में। चलो, प्रदेश के तराई क्षेत्र में, इतना तो हो गया पैरा चेंज। प्रदेश के तराई क्षेत्र में ठंडी की बात हो रही है, जहाँ पे हम लोग हैं। प्रदेश के तराई क्षेत्र में शीत ऋतु में, प्रदेश के तराई क्षेत्र में शीत ऋतु में कोहरे की अधिकता रहती है। कोहरा समझ रहा हूँ, फाग, कोहरे की अधिकता होती है। कोहरा, फाग, हाँ, अरे अभी देख नहीं रहे, अभी कल ही पढ़ा था। कोहरे की अधिकता रहती है। इस क्षेत्र में कोहरे की अधिकता के नाते, इस क्षेत्र में कोहरे की अधिकता के नाते सूर्य कई दिनों तक दिखाई नहीं देता है। सूर्य कई दिनों तक दिखाई नहीं देता है। इस तरह से ये चैप्टर हो गया खत्म। अब नेक्स्ट चैप्टर है उत्तर प्रदेश नदी तंत्र, झीलें, सिंचाई एवं भूगर्भ जल। बड़ा चैप्टर है। चैप्टर चेंज, वीडियो भी चेंज।